हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अशोक में। और दोस्तों, आज हम टेस्ट लेकर आए हैं। इसमें 25 क्वेश्चन साइंस के हैं और 50 क्वेश्चन जीएस के हैं। और ये यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे, लेखपाल, यूपीएसआई सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट पेपर सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है। दोस्तों, भोजन में लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो लोहे की जो कमी से हमें एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है। और इस रोग में क्या होता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ठीक। और इसे हम क्या कहते हैं? एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों, खाना बनाते समय वैसे तो सारे विटामिन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे तेज़ी से नष्ट होता है वो विटामिन सी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो शरीर की दोस्तों जो सबसे मजबूत अस्थि होती है वो होती है जबड़े की। ठीक है, ऑप्शन बी। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य दोस्तों लोहा हमेशा हरी सब्जियां, ठीक है, पत्तेदार सब्जियों से हमें प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा पालक। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। तो दोस्तों, एंटीबॉडी मुख्यतः क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना जाता है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किंग कोबरा है। और ये एनाकोंडा या अजगर, इसमें विष नहीं पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, किंग कोबरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? तो दोस्तों, ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है मानव शरीर में वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। लेकिन सबसे पहले ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के बाद यदि हम बात करें तो हमें वसा, ठीक है, और वसा के ख़त्म हो जाने पर हमें प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है, गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों, गैमेट की शुद्धता का मतलब है जो मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे उसी से है संबंध इसका। ठीक है। और ये हमारे मेंडल, इसका सही आंसर होगा मेंडल। ठीक है। जो मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए थे उसमें से ही ये एक है गैमेट की शुद्धता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसे चुनिए जो शेष से अलग हो। यकृत, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज और किडनी। दोस्तों, इसमें किडनी सबसे अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा क्या है? किडनी जो है एक हमारा उत्सर्जी अंग है। ठीक है। और ये सभी क्या है? ये सब पाचन ग्रंथियाँ हैं हमारी। ठीक। अगला है, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। तो दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन सा होता है? लाल फास्फोरस। ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। टैबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेल की एक छोटी सी थैली होती है, क्योंकि सिलिका की जेल बैक्टीरिया को मार देती है, जर्म्स व स्पोर्स को समाप्त कर देती है, नमी को सोख लेती है, या बोतल के अंदर विद्यमान समस्त गैसों को सोख लेती है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सिलिका की जेली नमी को सोख लेती है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होता है सी। हैलोजन कांच का प्रहार करती है। ठीक। दोस्तों, आपने देखा होगा जो हम शीशे पर लिखते हैं, ठीक है, तो वो किससे लिखा जाता है? शीशे पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा फ्लोरीन। ठीक। अगला है, कोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है। कोरंडम दोस्तों एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है, और इसका प्रयोग जो है वो एल्यूमिनियम धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। तो इसमें तो कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा इसमें। हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है लाल गर्म कोक पर भाप की क्रिया द्वारा, तनुकृत H2SO4 के साथ दानेदार जस्ते की अभिक्रिया द्वारा, सांद्रित H2SO4 के साथ जस्ते की अभिक्रिया द्वारा, या तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया द्वारा। तो दोस्तों, जो हाइड्रोजन गैस तैयार की जाती है वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया के द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के निम्नलिखित अंग में क्रेटर वियर होता है। ठीक है। तो दोस्तों, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के टेयर के
टिप में क्रेटर वियर होता है। ठीक है, किस में होता है? टिप में होता है। बर्फ़ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं क्योंकि गिलास या बाहरी तल आर्द्रताग्राही प्रभाव दर्शाता है। वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है। या गिलास की दीवार के छोटे छोटे रंध्रों से बूंदें बनकर जल बाहर निकल जाता है। या डी, ए और सी दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है दोस्तों, एक पिंड अगर किसी द्रव में तैर रहा है तो पिंड और द्रव का घनत्व दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, और अगर हम पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ें तो जहाँ उसे छोड़ा जाएगा वो वहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है तो वह वस्तु उस द्रव में क्या करती है? तैरती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, जहाँ उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा। निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी में तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, लोहा पारे पर तैरता है। तो दोस्तों पारा जो है वो पानी पर तैरता है। ठीक, सही उत्तर होगा सी। ठीक है, पारे का घनत्व द्रवों में सबसे ज़्यादा होता है, जिससे उसके द्वारा हटाए गए जल का द्रव्यमान उसके स्वयं के द्रव्यमान से बहुत कम होता है। ठीक है, तो कौन सा उत्तर होगा? आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो जल का स्तर गिर जाएगा, जल छलकने लगेगा, जल का स्तर वही बना रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कि जल का स्तर वही बना रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि दोस्तों जब जल इसमें क्या होगा, जब बर्फ़ पिघलेगी, ठीक है, तो कुछ जो पानी होता है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा की क्रिया द्वारा उड़ जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? स्याही सोखना केशिकात्व का उदाहरण है। भूमिगत जल का ऊपर उठना केशिकात्व का उदाहरण है। सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना, ये केशिकात्व के साथ साथ पृष्ठ तनाव का भी उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, तो सही उत्तर होगा सी। ठीक है, और बाकी पौधों की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना, ये भी केशिकत्व का ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्लावी बल निर्भर करता है तरल की गहराई पर, विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर, विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, और विस्थापित तरल के भार पर। तो दोस्तों ये निर्भर करता है विस्थापित तरल के भार पर। ठीक है, उत्प्लावी बल क्या होता है? उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, और किसी तरल पदार्थ में डूबी वस्तु अपने आयतन के बराबर तरल पदार्थ विस्थापित करती है। विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर ही उत्प्लावन बल लगाता है जो ऊपर की ओर लगता है। ठीक है, ये सिद्धांत हमने किस में पढ़ा है? आइंस्टीन में हम पढ़ेंगे। आइंस्टीन ने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था ये सिद्धांत। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है दोस्तों, साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है, सही उत्तर होगा बी। इसी कारण तो जल में क्या होते हैं? झाग उत्पन्न होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है। ठीक है, तो द्रवों में दोस्तों पृष्ठ तनाव का जो कारण होता है वो अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण होता है। ठीक है, कोहेसिव फोर्स इसको बोलते हैं। ससंजक बल क्या होता है? तो दोस्तों ससंजक बल वह आकर्षण बल होता है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। तो दोस्तों जो द्रव की आकृति है उसके गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, है ना। बारिश की बूंदें गोल होने का कारण भी क्या है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, क्योंकि जो दिए हुए आयतन के लिए गोले के पृष्ठ पर क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, और पृष्ठ तनाव का कारण ये होता है कि जो द्रव का गुण होता है, द्रव का एक क्वालिटी होती है कि वो कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। अगला है द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ठीक,
अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। तो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ दोस्तों है सुलभ सूत्र में। ठीक है, ये प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है, बता चुका हूँ पहले। अगला है, जोधपुर का किला किसने बनवाया। तो दोस्तों जोधपुर का किला किसने बनवाया था, ये बनवाया था राव जोधाजी ने। ठीक है, और ये बना था लगभग 1460 ईस्वी के आसपास करवाया था। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा विश्व विरासत स्थल इल्तुतमिश के मकबरे में शामिल है। तो दोस्तों वो है कुतुब मीनार। ठीक है, और 1993 में यूनेस्को ने कुतुब मीनार परिसर को विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी किया था। अगला क्वेश्चन है कि गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया। तो दोस्तों गीता का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने करवाया था। सही उत्तर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके बड़े पुत्र मुअज्जम ने उत्तराधिकारी के लिए जो युद्ध हो रहा था उसको जीता और बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, तो वो था मुअज्जम, और इसका शासनकाल लगभग 1707 से 1712 तक रहेगा, और इसे शाह बेखबर भी कहा जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। ठीक है, और इसका निर्माण किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी के स्वागत में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी। तो स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना लॉर्ड रिपन। ठीक है, सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और ये कब 1882 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है। दोस्तों इसके जो संगीतकार थे वो थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला। दोस्तों मुस्लिम लीग को प्रथम निर्वाचन का अधिकार कब मिलता है, 1909 ईस्वी में। ठीक है, इसमें क्या होता है, 1908 में मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन होता है। इसमें मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, जो बाद में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल भी होती है। ठीक, अगला है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति से कौन संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा, ठीक है, और पुलिन दास द्वारा की गई थी। तो ये ऑप्शन में है नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अच्छा इन्हें कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध करना है। ठीक, लखनऊ पैक्ट, बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट और द्वैध शासन। तो दोस्तों बंगाल विभाजन और लखनऊ पैक्ट कब हुआ था। लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916। ठीक, बंगाल विभाजन 1905 और रॉलेट एक्ट 1919, और इसके बाद ही आया था द्वैध शासन, ये भी 1919 में ही आया था। ठीक है, तो सबसे पहले 1905 कौन सा आएगा, बंगाल विभाजन दूसरा। ठीक है, उसके बाद लखनऊ पैक्ट आएगा फर्स्ट। तो यही हमको चारों में से मिल जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसियों की राजधानी पूछ रहा है क्या थी, तो उनकी राजधानी पांडिचेरी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में भीमराव अम्बेडकर शामिल नहीं थे। ठीक है, और इसमें मुस्लिम लीग, उदारवादी और साम्यवादियों ने भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं, तो ये कौन है, लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन के जनक। ठीक,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा के क्रम में लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर, सबसे उत्तर में क्या पड़ेगा हमारा, ये आता है उड़ीसा में। ठीक है, और चेन्नई, चेन्नई आता है तमिलनाडु। ठीक है, हैदराबाद ये आंध्र प्रदेश, और कोचीन यानी कि केरल की बात हो रही है। ठीक, तो सबसे ऊपर आएगा, ये तो उड़ीसा रहेगा सबसे ऊपर टॉप में, उसके नीचे आएगा फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके नीचे तमिलनाडु, और सॉरी तमिलनाडु यानी कि चेन्नई, हाँ, और उसके बाद है फिर केरल। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, 1 3 2 4। ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। ठीक है, तो सर्वोत्तम चाय मुख्य रूप से दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग, असम का नाम नहीं है इसमें। ठीक है, असम का नाम होता तो वो बन जाता। ठीक, और अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो दोस्तों गेहूं की खेती, गेहूं बोते समय हमको साधारण तापमान और साधारण वर्षा की आवश्यकता होती है। तापमान यदि 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और थोड़ी सी बारिश भी चाहिए होती है उसको पकते समय। तो तापमान, फसल पकते समय के यदि हम तापमान की बात करें तब हमको 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। ठीक है, तो संयत तापमान और संयत वर्षा ये दोनों ही ऑप्शन में रहेंगे, डी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और यदि हम इसके अक्षांश विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है। तो ये सबको पता होगा, ये गुजरात के पास सबसे लंबा समुद्री तट। ठीक है, सबसे छोटा गोवा का है। अगला है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है। तो दोस्तों जो भारत में अधिकतर कॉफ़ी उगाई जाती है उसकी किस्म का नाम है अरेबिका। ठीक है, एक अरेबिका होती है भारत में, और एक और होती है उसका नाम है रोबस्टा। ठीक है, रोबस्टा ऑप्शन में नहीं है, तो अरेबिका है, तो अरेबिका सही ऑप्शन होगा। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यूरेनियम की खान हमारी स्थित है जादूगोड़ा। ठीक है, जादूगोड़ा ये स्थित है झारखंड। ठीक है, अगला है, भारत के किस राज्य में अनुमानतः कोयले के विशालतम सुरक्षित भंडार उपलब्ध हैं। तो दोस्तों भारत में सबसे अच्छा लोहा, सबसे ज़्यादा जो है मात्रा में कोयला वो पाया जाता है गोंडवाना की चट्टानों में। ठीक है, और वो जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा तक फैला हुआ है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। ठीक, तो रोपण फसल कौन सी नहीं है, गन्ना। ठीक है, गन्ना एक रोपण फसल नहीं है। दोस्तों रोपण फसल या रोपण कृषि वो फसलें होती हैं जिसके अंतर्गत हम व्यावसायिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, गन्ना कैसी फसल है, गन्ना एक हमारी नगदी फसल है, तुरंत मतलब काटते ही क्या करते हैं, इसको बेच के आ जाते हैं हम। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम दोस्तों हिमाद्री है। ठीक, क्या नाम है इसका, हिमाद्री, ऑप्शन ए। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता, दोस्तों जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ठीक है, अगला है, नैस्डैक में दर्ज होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी थी। तो दोस्तों नैस्डैक में दर्ज होने वाली पहली भारतीय कंपनी थी इन्फोसिस। यदि अल्फांसो आम का मांग वक्र, अच्छा तो और आपूर्ति वक्र ये है, तो संतुलित मात्रा क्या होगी। दोस्तों संतुलन की मात्रा जो होती है वो मांग बराबर आपूर्ति की होती है। ठीक है, जब मांग और आपूर्ति बराबर हो जाएंगे तो वो हमारी संतुलन की मात्रा होती है। ये प्लस SOP है, इसकी जगह या तो 50 होगा, ये 50P या 80P होगा। ठीक है, क्वेश्चन गलत प्रिंट है ये इसमें,
उसी हिसाब से आंसर आ जाएगा। इसको दोनों को बराबर रख देना है, डिमांड को और सप्लाई को, ठीक है। यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। और अगर चेक करना हो आंसर तो पी की वैल्यू दोनों में रख के देखना, बराबर आएगा जो भी आएगा। अगला है, भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कृषि आय को मापने के लिए दोस्तों, कृषि आय को मापने के लिए निर्गत विधि, ठीक है, निर्गत विधि का प्रयोग किया जाता है। निर्गत विधि को उत्पादन विधि भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है, किसी फर्म द्वारा उपयोग आगत और उत्पादित निर्गत के बीच संबंध को फर्म को क्या कहते हैं। दोस्तों आगत मतलब होता है इनपुट, ठीक है, और निर्गत मतलब होता है आउटपुट, ठीक है। और इनपुट और आउटपुट की प्रक्रिया किससे संबंधित होगी, उत्पादन की प्रक्रिया से। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। अगला क्वेश्चन है, कुछ मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है। तो जैसे कुछ मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जैसे हमारा अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विदेशी नागरिकों को। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इसकी स्थापना योजना आयोग की हुई थी 15 मार्च 1950 को, ठीक है। और नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी। और 2014 में बीजेपी की सरकार ने इस योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया है, जो 1 जनवरी 2015 से कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार हमारा कैसा है, मूल अधिकार है ना। किस में आता है ये, अनुच्छेद 21A में। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं है, ठीक। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार 19 का 1 फर्स्ट। और जीवन के अधिकार की यदि बात करें तो ये अनुच्छेद 21 में आता है, तो ऑप्शन बी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी की स्थापना 1984 में हुई थी, ठीक है। किसने की थी, काशीराम जी ने की थी इसकी स्थापना। और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष जो हैं वो मायावती जी हैं, ठीक है। और ये एक राष्ट्रीय पार्टी है बीएसपी। निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 बार लगातार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की संसद में किसी सलाह या परामर्श के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों आर्टिकल 88 पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि महान्यायवादी को सदन और इसकी समितियों से जुड़े मामलों में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन ये वोटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में संदर्भित है। 74 में दोस्तों क्या है, अनुच्छेद 74 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। और अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए, ठीक है। किससे संदर्भित है ये, मंत्रिपरिषद से। संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे। तो दोस्तों जब संविधान लागू हुआ था तब 7 मूल अधिकार थे, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को बाद में हटा दिया गया था, ठीक है। कब हटाया था, 44 में संविधान संशोधन द्वारा 1978, ठीक है। इसको मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है और इसे रखा गया है भाग 12 के अनुच्छेद 300A में, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करेगा, ठीक। जो व्यक्ति किसी राज्य में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था। तो दोस्तों ये अरस्तु का कथन है, ठीक है, कि जो व्यक्ति किसी राज्य में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु। 6 जनवरी 2019 को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा बोहेमियन रैप्सोडी, ठीक। अगला है 6 जनवरी
2019 को सुल्तान मोहम्मद फिफ्थ ने किस देश के सम्राट पद से त्याग पत्र दे दिया था? तो इसका सही उत्तर है मलेशिया। 5 जनवरी 2019 को 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान मेटल मैग्ना का अनावरण किया गया। मेटल मैग्ना क्या है? तो दोस्तों ये एक रोबोट संरचना है। निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग की गई थी? तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे इस जनरेशन आगे बढ़ी तो इसमें और चेंजेस आए, यानी कि और इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर हमने सेकंड जनरेशन की यदि हम बात करें तो हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने लगे। ठीक है, उसके बाद जब तीसरी पीढ़ी आएगी तो हम किसका प्रयोग करने लगे? ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करने लगे। और चौथी पीढ़ी चल रही है अब हम किसका यूज़ करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हर NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नेटवर्क पर एड्रेस सहायता से PC को पहचानती है। तो दोस्तों वो है MAC। क्या है? MAC। ठीक है, नेटवर्क पर जो NIC होती है वो नेटवर्क पर MAC एड्रेस की सहायता से PC को पहचानती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम अनुवाद किए बिना कंप्यूटर द्वारा आसानी से समझने वाली लैंग्वेज को क्या कहते हैं? तो इसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 9। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है तराई एवं भाबर क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मैदान, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क मैदान और पांचवां है केंद्रीय मैदान, छठा है बुंदेलखंड, सातवां है उत्तर पूर्वी मैदान, आठवां है पूर्वी मैदान और नवां है विंध्य क्षेत्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। अब इसमें ये नहीं पूछा गया है कि कितने केंद्र शासित प्रदेशों को अलग से नहीं पूछा गया है। ठीक है, कि अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है ये पूछा गया है, तो सही उत्तर होगा 9। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी। तो आसरा योजना 2013 में लागू की गई थी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? ये आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा टेस्ट आपको कमेंट्स करके बताइएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर भी दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।